नमस्कार। न्यूज आवर के खास कार्यक्रम आमना सामना में आपका स्वागत है। मैं हूं देवेंद्र कुशवाहा। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस और बीजेपी आदिवासियों के सहारे सत्ता पाने की कवायद में जुट गई है। महिलाओं और युवाओं को साधने के बाद प्रदेश के बढ़े वोट बैंक आदिवासी वर्ग सियासी पार्टियों की नजर है। इस पर सियासत भी हो रही है। आज इसी मुद्दे पर करेंगे मेहमानों से आमना सामना। तो आइए शुरू करते हैं सत्ता की चाबी। मध्य प्रदेश में नवंबर दिसंबर में विधानसभा चुनाव हैं। इससे पहले आदिवासी वर्ग पर सियासी दलों की नजर है और अब इन्हीं आदिवासियों को साधने के लिए नेता एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं। कांग्रेस के बाद बीजेपी आदिवासी क्षेत्रों में सक्रियता बढ़ाती नजर आ रही है। इसके लिए अब बीजेपी ने किस तरह प्लान बनाया है, इस रिपोर्ट में देखिए। 22 जून से बीजेपी निकालेगी यात्रा। वीरांगना रानी दुर्गावती गौरव यात्रा। 5 आदिवासी अंचलों से निकाली जाएगी यात्रा। बालाघाट से शहडोल के लिए प्रारंभ होगी यात्रा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह करेंगे यात्रा का शुभारंभ। 27 जून को होगा यात्रा का समापन। रानी दुर्गावती गौरव यात्रा का समापन। शहडोल में पीएम मोदी की मौजूदगी में यात्रा का समापन। चुनाव से पहले आदिवासी हुए खास। सियासी दलों के लिए हुए आदिवासी खास। यात्रा के जरिए 47 सीटों पर बीजेपी की नजर। एमपी में 47 सीट है राजनीति के लिए आरक्षित। चुनाव से पहले आदिवासी वर्ग के लोग सियासी दलों के लिए खास हो गए हैं। बीजेपी 22 जून को प्रदेश के 5 अंचलों से वीरांगना रानी दुर्गावती गौरव यात्रा निकालने जा रही है। वहीं कांग्रेस दावा कर रही है कि आदिवासी उनके साथ हैं। इस पर किस तरह सियासत गर्मा गई है। 22 जून को मध्य प्रदेश के 5 अंचल से वीरांगना रानी दुर्गावती गौरव यात्रा बालाघाट से शहडोल के लिए प्रारंभ होगी। इसका शुभारंभ केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह करेंगे। वीरांगना रानी दुर्गावती गौरव यात्रा का शुभारंभ भारत के गृह मंत्री, सहकारिता मंत्री आदरणीय श्रीमान अमित शाह जी के द्वारा होगा। 22 तारीख को बालाघाट से वो यात्रा का प्रारंभ करवाएंगे और वीरांगना रानी दुर्गावती जी के चरणों में अपनी श्रद्धा के सुमन अर्पित करेंगे। कांग्रेस के आदिवासी वर्ग के विधायक और पूर्व मंत्री ओम प्रकाश सिंह मरकाम का दावा है कि बीजेपी ने आदिवासी वर्ग का शोषण किया है। पिछली बार की तरह इस बार भी चुनाव में आदिवासी कांग्रेस का ही साथ देंगे। सर, आदिवासियों को साधने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आ रहे हैं, शहडोल भी जा रहे हैं, तो ऐसे में कितना दावा रहेगा कि आदिवासी वर्ग कांग्रेस के साथ रहेगा? पूरी तरह से कांग्रेस के साथ हमारे आदिवासी खड़े हैं। आज जो हमारे साथ हैं ये निर्वाचित सरपंच हैं। ये इनकी योग्यता एमएससी है, इंजीनियर हैं, एमए है, बीए हैं, पढ़े लिखे शिक्षित हमारे नौजवान हैं जो समझ गए हैं कि भारतीय जनता पार्टी सिर्फ आदिवासियों के साथ छलावा करती है, दिखावा करती है। आदिवासियों के कोई विकास भारतीय जनता पार्टी नहीं करती। कांग्रेस ने संविधान में हमें आगे बढ़ने का मौका दिया। संविधान के बाद हमारे निर्वाचित सरकारों में सहभागिता के साथ काम करने का मौका दिया। मध्य प्रदेश विधानसभा की 230 सीटों में से 47 सीट अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित हैं। 2018 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को 30 और बीजेपी को 16 सीट पर जीत मिली थी। 1 सीट निर्दलीय के खाते में गई थी। इसके अलावा 30 सीटों पर आदिवासी वोटर प्रभाव रखते हैं। इसलिए कहा जाता है कि आदिवासी वोट जिस दल को मिलता है वह सत्ता के सिंहासन पर पहुंचा है। अब बीजेपी और कांग्रेस के अलावा दूसरी पार्टियां भी आदिवासी वर्ग को साधने में जुटी हुई है। यही वजह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह पूरी ताकत लगा रहे हैं।
सरकार आदिवासियों को साधने के लिए पैसा एक्ट से लेकर कई योजनाओं का शुभारंभ किया है। वहीं कांग्रेस ने भी राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा को रूट आदिवासी वोटरों को साधने के हिसाब से तय किया था। हाल ही में प्रियंका गांधी ने भी जबलपुर में कांग्रेस की जनसभा को संबोधित करने से पहले रानी दुर्गावती की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया था। राज्य की सियासत में आदिवासी वोट बैंक की खास अहमियत है, क्योंकि आदिवासी वोट बैंक का समर्थन सत्ता का रास्ता तय करने वाला होता है। जिस भी दल को इस वर्ग का समर्थन मिलता है उसे सत्ता हासिल कर ली। इसकी वजह भी है क्योंकि राज्य की 47 विधानसभा सीटें इस वर्ग की हैं। ऐसे में देखना होगा कि इस बार आदिवासी किसका साथ निभाएंगे। टेक्स्ट रिपोर्ट न्यूज़ आवर भोपाल। तो जनजाति आदिवासी सियासत सामाजिक समूह से है जो दुनिया के किसी निश्चित भूभाग पर निवास करता है, जिसकी अपनी भाषा, संस्कृति और सामाजिक संगठन होता है। 2011 की जनगणना के अनुसार जनजातियों यानी कि आदिवासियों का प्रतिशत मध्य प्रदेश में 21.1% है। लगभग 24 जनजातियां यहां निवास करती हैं। इनकी उपजातियों को मिलाकर इनकी कुल संख्या 90 है। मध्य प्रदेश में लगभग 1.53 करोड़ जनसंख्या इन आदिवासियों की है, जो अब भी भारत में सर्वाधिक है। इसलिए यहाँ पर वोटर्स भी सर्वाधिक हैं। जनजातियों के कलाकार अपनी जनजाति से जुड़ी कला और संस्कृति को देश विदेशों में फैलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। मध्य प्रदेश सरकार भी इनकी सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करने के लिए प्रयास कर रही है और साथ ही साथ अपनी तरफ आकर्षित करने की कवायदें भी चल रही हैं। क्यों कवायदें चल रही हैं? जैसे कि हमने जनसंख्या के बारे में इनकी संख्या के बारे में बताया। क्या क्या कौन कौन पार्टियां क्या क्या कर रही हैं जनजातियों को, आदिवासियों को अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए, आज इसी कार्यक्रम में इस पर चर्चा करेंगे। और चर्चा के लिए जो हमारे साथ मेहमान जुड़े हुए हैं बीजेपी से, आपको बता दें बीजेपी से अंकित गर्ग जी बीजेपी मीडिया प्रभारी युवा मोर्चा। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। साथ ही साथ रवि वर्मा जी कांग्रेस प्रवक्ता, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। डॉक्टर राहुल रंजन जो वरिष्ठ पत्रकार हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। चर्चा की शुरुआत करते हैं। चर्चा की शुरुआत हम करेंगे अंकित गर्ग जी आपसे। लगातार बातें हो रही हैं कि बीजेपी लगातार आदिवासियों को अपनी तरफ आकर्षित करने का प्रयास कर रही है। चुनावी लिहाज से तमाम ऐसे कार्यक्रम किए जा रहे हैं सरकार की तरफ से जिससे कि आदिवासी जो वर्ग है उनकी तरफ आकृष्ट हो। जी, कितना आकर्षित कर पाएंगे आने वाले विधानसभा चुनाव तक? देखिए देवेंद्र जी, सिर्फ चुनाव की बात नहीं, निश्चित रूप से आज पूरे देश के परिदृश्य में आप देखेंगे तो मध्य प्रदेश में जनजातीय समाज की जनसंख्या सबसे ज्यादा है। और स्वाभाविक है जिस समाज की जनसंख्या 21% के आसपास हो, बिना उसको मुख्य धारा में लाए, उसको विकास की यात्रा में जोड़े बिना पूरे प्रदेश का सर्वांगीण विकास नहीं हो सकता। इसी का क्रम था। आप देखेंगे कि चाहे हबीबगंज स्टेशन का नाम बदलकर गौड़ रानी दुर्गावती के नाम पर करना हो, पेसा एक्ट जैसी वृहद योजना को इम्प्लीमेंट करना हो, चाहे ट्राइबल समाज के हमारे बच्चों के लिए जो बाहर जाते हैं उनके कॉलेज की फीस भराना हो स्कॉलरशिप के माध्यम से, या हॉस्टल में उनके लिए रहने की उत्तम व्यवस्था, यहाँ तक कि विदेश में भी जा रहे हैं जो एमबीबीएस की पढ़ाई तो हम देश में उनकी फीस दे रहे हैं, विदेश में भी उनकी फीस हम दे रहे हैं। इसीलिए दे रहे हैं ताकि जनजातीय समाज को अब सशक्त करने के अलावा कोई रास्ता नहीं है मध्य प्रदेश में। यदि 7.5 करोड़ की आबादी की मध्य प्रदेश को बढ़ना है तो 1.25 करोड़ जो जनजातीय समाज के भाई बहन है उनको हमको मुख्य धारा में लाना पड़ेगा, जिसको कांग्रेस ने वर्षों तक पीछे रखा। अब इसके पीछे भी देखिए कारण है देवेंद्र जी। कांग्रेस के जनजातीय समाज हम आप जानते हैं, सब जानते हैं कि बहुत भोला भाला समाज होता है, सहज लोग होते हैं जनजातीय समाज के लोग। लंबे समय तक जनजातीय समाज को जो बरगलाने वाले ठेकेदार हैं, कांग्रेस से उनकी साठगांठ रही देश में, क्योंकि उनको धर्मांतरण का एंगल सूट करता था। तो बहुत लंबे समय तक जनजातीय समाज को कांग्रेस ने अपनी राजनीति के लिए यूज करके पीछे रखा। लेकिन जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, लगातार हम मध्य प्रदेश में जनजातीय समाज के भाई बहनों के लिए काम कर रहे हैं, हम कमिटेड हैं और आगे भी उनको मुख्य धारा से जोड़ने के लिए जो बन पड़ेगा हमारी सरकार से हम निश्चित काम करेंगे। ये जो आप यात्रा बात कर रहे हैं, संपर्क करने की बात कर रहे हैं, ये उसी का एक उपक्रम है, ये कोई अलग बात नहीं है। माननीय अमित शाह जी यात्रा का शुभारंभ करेंगे, हम भाजपा की सरकार अपनी बात लेकर जनजातीय समाज के भाई बहनों के बीच में जाएगी।
ठीक है तो रवि, ये उसी का एक कार्यक्रम है, कुछ अलग से नहीं है देवेंद्र जी। ठीक है रवि वर्मा जी, जब सरकार जनजातियों के उत्थान के लिए, उनके मनोबल को आगे करने के लिए, बढ़ाने के लिए ये तमाम प्रयास कर रही है, तो ये आदिवासी वर्ग कांग्रेस की तरफ क्यों झुकेगा? देवेंद्र जी, दरअसल भारतीय जनता पार्टी का जो आदिवासी प्रेम है वो पूर्ण रूप से चुनावी प्रेम है, क्योंकि इनकी सत्ता व्यवस्था की जो एक भूख है वो इस बात को इंगित करती है कि ये जब सत्ता व्यवस्था में होते हैं तब ये उस वर्ग की ओर देखना तो दूर, बात करना भी पसंद नहीं करते हैं। क्योंकि ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये मध्य प्रदेश सरकार का जो डेटा है, इनकी खुद नरेंद्र मोदी जी की सरकार का डेटा, वो कहता है कि आज भी आदिवासी जो लाडली बहना है, सबसे अधिक अत्याचार कहीं होते हैं इस देश में तो मध्य प्रदेश में होते हैं। ये खुद केंद्र सरकार का डेटा है। आज इन्हें रानी कमलावती की याद आ रही है, दुर्गावती की याद आ रही है, इन्हें 20 वर्ष में कभी याद नहीं आई। रानी कमलावती की याद तब आ रही है ना जब वोटों की कबाड़ कैसे की जाए। जब आपकी सरकार थी जी देवेंद्र, तब आपको जब याद आया था तो आपने क्या किया था? नहीं देवेंद्र जी, मैं उस पर चर्चा करूंगा, आप मुझे अगर बात कंप्लीट करने दें। हमारी सरकार में ही आजादी के वक्त से ये तय किया गया था कि हमारे जो आदिवासी वर्ग के जो भाई बहन हैं उन्हें कलेक्टर से लेके एसपी डीएसपी तमाम पदों में आरक्षण दिया जाएगा। एक बड़ी व्यवस्था प्रणाली लागू की गई थी। मध्य प्रदेश में भी 15 माह की जो सरकार थी उसमें जो आदिवासी वर्ग था, जो तेंदू पत्ता संग्राहक थे, जो भारतीय जनता पार्टी के शासन काल में जो उनका मानदेय एक 1200 रुपए हुआ था, उसे हमने 2200 रुपए करने का काम किया था। आदिवासी विकास खंडों को का जो पैसा था वो ऐतिहासिक धनराशि देने का काम किया था, जो 15 वर्ष में शिवराज जी की सरकार और 10 वर्ष में नरेंद्र मोदी जी की सरकार नहीं दे पाई थी। तो तमाम ऐसे ऐतिहासिक कार्य हैं जो कांग्रेस ने किए। आज जो आदिवासी वर्ग के साथ जो प्रेम और दिखावा है ये पूर्ण रूप से झूठा है। अंकित जी अभी रानी कमलावती स्टेशन की बात कर रहे थे, तो इनका दोहरा चरित्र कुछ ही दूरी पर उजागर हो जाता है जब हबीबगंज स्टेशन का नाम हबीबगंज रहता है, उसे भैया कमलावती क्यों नहीं करते हैं? ये केवल नामों के पीछे छुपकर जो राजनीति करना है, ये नाम बदलने वाले लोग हैं। हबीबगंज का स्टेशन का नाम बदल दो, हबीबगंज स्टेशन का नाम बदल के कमलावती कर दो, कुछ ही दूरी पर हबीबगंज स्टेशन है, कमलावती कर देते। आज कमलावती जो रानी कमलावती जी की चर्चा करते हैं, खुद मुख्यमंत्री के गृह जिले में 800 वर्ष पुराना जो रानी कमलावती जी का जो महल है अपनी दुर्दशा पर आज बाट जो रहा है। तो ये आदिवासी वर्ग के हितैषी होंगे? ये आदिवासी वर्ग पे बात करते हैं। इन्हें आदिवासी वर्ग पे बात करने से पहले अपनी गिरेवा में झांकना चाहिए, उन्हें शर्म आनी चाहिए। चलिए ठीक है। अरे आप शर्म करो रवि जी, हमारी शर्म की चिंता। ठीक है, शर्म कौन करेगा ये बाद में पता चलेगा, लेकिन सबसे पहले हम अब जाना चाहेंगे डॉक्टर राहुल रंजन जी के पास। वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जी डॉक्टर राहुल रंजन जी, सवाल यहाँ आदिवासियों की है। दोनों पार्टियां कह रही हैं कि हमने आदिवासियों के लिए काम किया और इनका जो काम है वो दिखावा है। कौन दिखावा कर रहा है और कौन आदिवासियों को आगे बढ़ा रहा है? सर प्रदेश में बसे हैं वो बाकी दूसरे स्टेट से आए हुए हैं। तो नैसर्गिक रूप से मध्य प्रदेश में जो भी व्यवस्थाएं हैं उनका सबसे पहले अधिकार जो है आदिवासियों का है। लेकिन आप उठा के देखिए कि लंबे समय से आदिवासी उपेक्षित हो गया। ये छोटी छोटी जो सुविधाएं रहते हैं कि अनाज हो गया, स्कूल हो गया, स्वास्थ्य हो गया, इन सब चीजों की बात ये तो सबके लिए है, आदिवासियों के लिए नहीं है। दूसरा सवाल ये है कि मध्य प्रदेश की जो पहचान अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आदिवासी कल्चर की थी, आज की स्थिति में आदिवासी कल्चर पूरी तरह से समाप्त हो गया। ये बहुत बड़े बड़े कलाकार, नामचीन कलाकार, जब मध्य प्रदेश बटा नहीं था तब और मध्य प्रदेश बट गया इसके बाद भी आदिवासियों ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक पहचान बनाई। लेकिन सरकार की ओर से इतना बहुत अधिक प्रोत्साहन नहीं मिल पाया कि वो बहुत आगे निकल जाए। पिछले 10-15 सालों में आदिवासी संस्कृति को लेकर के इतना बहुत बड़ा काम नहीं हो पाया जिससे कि वो बहुत अधिक उत्साहित हो पाए। तो आज वर्तमान स्थिति में जो आदिवासी वर्ग है वो अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहा है जी। उसके लिए कुछ हुआ नहीं। वो वनांचल में रहता है, सीधा साधा है, ठीक,
राजनीति को नहीं समझता, लेकिन जो लोग राजनीति कर रहे हैं वो सब वोट के सहारे, यानी कि इस जो 10 सालों में जो सरकार रही है सर, जो इन 10 सालों में सरकार रही है, इसमें बीजेपी की सरकार रही है, और इसमें आप बता रहे हैं कि कुछ खास नहीं हुआ, जो इसकी पहचान थी विदेशों में इसकी कला। जी जी जी, तो हम मेरी बात सुनिए, बात पूरी करता हूं मैं जी। यदि 18 साल में भारतीय जनता पार्टी ने बहुत अधिक काम कर लिया होता तो आज उनको मुख्य धारा में जोड़ने की बात ही नहीं होती। वो मुख्य धारा में जुड़ चुके होते। 18 वर्ष बहुत होते हैं मुख्य धारा में जोड़ने के लिए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, उनका पूरा का पूरा इतिहास बदल जाता जी। अब एंड टाइम पे चुनाव के वक्त में रानी दुर्गावती की यात्रा निकाली जा रही, गौरव यात्रा, तो ये हर 5 साल में, हर 2 साल में गौरव यात्रा निकाली जा सकती थी आदिवासी बेल्ट में। बिल्कुल, तो आज क्यों निकाली जा रही है? तो इन चीजों को, अब दूसरी चीज है कि आदिवासी वर्ग भी समझ चुका है, पढ़ा लिखा है जी। युवा वहां के शहरों में आ गए हैं, पढ़ने लगे हैं, तो उनको मालूम है कि कौन सा राजनीतिक दल उनके लिए लाभ पहुंचाएगा या उनको फायदा देगा। वो भारतीय जनता पार्टी हो या कांग्रेस हो, ये दोनों को वो तराजू पे तौलना जानता है। तो इसलिए अब उनको ठगना बहुत मुश्किल है जी। अंकित गर्ग जी, जैसे हमारे वरिष्ठ पत्रकार डॉक्टर राहुल रंजन जी ने कहा कि अगर जो सरकार थी आपकी उस समय, अगर जो मुख्य धारा में इन आदिवासियों को जोड़ना चाहते तो जुड़ गए होते अब तक। एन चुनाव के वक्त इस तरह की बातें करना और इस तरह के कार्यकलाप करना कि हम बहुत ही आदिवासियों के हितैषी हैं, ये तो चुनावी स्टंट लग रहा है। देवेंद्र जी, ऐसी कोई बात नहीं, काम लगातार चलता है। बहुत सी ऐसी योजनाएं हैं जो 18 साल के कार्यकाल में हमारी सरकार बनने के बाद शुरू की, 1 साल बाद हुई, 2 साल बाद हुई, फिर 2 साल बाद योजना हुई। आज आदिवासी जनजातीय समाज के भाई बहनों के कोई 1-2 योजना नहीं चल रही है। अभी राहुल जो मेंशन है कि आदिवासी समाज के बच्चे पढ़े लिखे हो गए, शहर आ रहे हैं, बिल्कुल हो गए हैं। किसकी वजह से हो गए? हमारी सरकार की योजनाओं की वजह से हो गए। आज जाकर हॉस्टल की स्थिति देखिए आप, मैं आपको उदाहरण सहित दे रहा हूँ ना। आज MBBS भी अगर जनजातीय समाज का भाई बहन करने जा रहे हैं तो उसकी फीस शिवराज सिंह चौहान की सरकार बढ़ाने की सुनिश्चित कर रही है। विदेश पढ़ने जा रहे हैं जनजातीय समाज की योजनाएं चल रही हैं, उसकी फीस हमारी सरकार जमा कर रही है। 18 लाख 20 लाख रुपए की फीस दे रही है। अगर आज जनजातीय समाज का बच्चा शहर में किराए में कमरा लेकर पढ़ता है तो उसकी भी जो रेंट है, जो शुल्क है, वो शिवराज सिंह चौहान की सरकार जमा करने का प्रयास कर रही है। तो आप तो ऐसा बोल रहे हैं, लग रहा है 18 साल में कुछ हुआ ही नहीं है। हाँ, और करना है ये हम भी मानते हैं, और उस दिशा में लगातार कुछ हुआ ही नहीं है। नहीं, डॉक्टर राहुल रंजन जी का ये कहना कि कुछ हुआ ही नहीं है, ये तो इन्होंने कहा ही नहीं। उन्होंने ये कहा कि अगर जो इच्छा शक्ति इतनी तेज होती, जितनी लगन इस समय दिखाई दे रहा है चुनाव से पहले, अभी चुनाव आने वाला है, तो आज तक मुख्य धारा में जुड़ गए होते आदिवासी। ईमानदारी से उन्होंने ईमानदारी से ये बातें कही। नहीं की जा सकती कि 18 साल में जुड़ गए होते, फिर तो 18 साल से पहले देश भर में कांग्रेस की सरकारें थी जी। जनजातीय समाज के भाई बहनों की देश भर की बात कर रहा हूं मैं। बिल्कुल बिल्कुल, ये स्थिति क्यों है जी? ठीक है, तो इसका जवाब देंगे ना? रवि वर्मा जी हैं हमारे स्टूडियो में बैठे हुए हैं जी। रवि वर्मा जी दीजिए। जी देवेंद्र जी, और सुधार होगा। हाँ, जवाब दीजिए। जी देवेंद्र जी, जी दरअसल मैं अंकित जी की बात से जरा भी इत्तेफाक नहीं रखता हूँ। मैं क्या समूचा आदिवासी वर्ग मत रखिए, आपसे उम्मीद भी नहीं है। अंकित जी, एक अच्छे प्रवक्ता के रूप में थोड़ा सा सुनने की आदत डालिए। आपकी भी सरकार रही है रवि वर्मा जी, आपकी भी सरकार रही है, तो आप बताइए ना देवेंद्र जी, आपने क्या किया आदिवासियों के लिए? देवेंद्र जी, निश्चित तौर पर हर बात का जवाब दिया जाएगा, लेकिन जिस एक अच्छी चर्चा के लिए हम बैठे हैं तो एक अच्छे माहौल में वो चर्चा होना भी चाहिए। इनकी बातों को इत्तेफाक इसलिए कोई नहीं रखता है, मैं क्या एक आदिवासी समूचा आदिवासी वर्ग भी नहीं रखता है, क्योंकि पैसा एक्ट का जो मूल उद्देश्य था, जो कांग्रेस की सरकार में स्थापित किया गया था, आदिवासियों की जल जंगल जमीन के हक अधिकारों को सुनिश्चित करना था, जो भारतीय जनता पार्टी के इस पैसा एक्ट कानून में कहीं भी दिखाई नहीं देता है। क्योंकि पैसा एक्ट का उद्देश्य था कि जो अधिकारियों को है, नौकरशाहों से आदिवासी वर्ग के क्षेत्रों को कहीं ना कहीं एक विभाजित करने का उद्देश्य था। लेकिन आज पुनः इनके पैसा एक्ट में अधिकारियों के पास वो पुनः अधिकार दे दिए गए, जो हमारे आदिवासी वर्ग के साथ कुठाराघात सा महसूस होता है। लगातार उन्हें ठगने की योजना जारी है। ये 27 तारीख को फिर से ये योजनाओं, ठगने की बातें, ये सारी चीजें एक ताक पे रखिए सर। देवेंद्र जी, मैं
हुआ तो नहीं ना आपके शासनकाल हो में? गया ना, हमारे शासनकाल में हुआ ना। हाँ। उनके जल जंगल जमीनों को आज आदिवासियों के हक अधिकारों को किसने सुनिश्चित किया? एक सबसे लंबा समय कांग्रेस का रहा और उसने बिल्कुल निश्चित तौर पर करने का काम किया है। पैसा एक्ट में आज बदलाव किया है तो इस भारतीय जनता पार्टी ने षड्यंत्र पूर्वक उनके साथ किया है। उनको हक अधिकारों को आज कौन छीन रहा है? ये भारतीय जनता पार्टी छीन रही है ना। तो इन्हें स्पष्ट करना होगा। इनकी दोहरी नीति आदिवासी वर्ग देख रहा है और यही तो दोहरे चरित्र इनके 15 साल की सरकार में भी देखा था और 2018 में इन्हें नकार दिया था। लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी का भ्रम है। अगर वो भ्रम में रहना चाहती है तो हर रोज रहे। जी, अंकित गर्ग जी कुछ कहना चाह रहे हैं, जल्दी से अपनी बात पूरी कीजिए। देवेंद्र जी गलत बोल रहे हैं, ये पैसा नहीं, देवेंद्र जी गलत नहीं बोल रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल तेंदुपत्ता की बात कर लेते हैं। हम प्रश्न पूछ रहे हैं। रवि जी बताइए, तेंदुपत्ता का क्या मॉडल है बेचने का? बताइए आप मुझे। आप बरगलाइए मत, गलत तत्वमंत्र की बरगलाने का कोई काम नहीं कर रहा है। आप बरगलाने का काम कोई नहीं कर रहा है। बरगलाने का काम केवल भारतीय जनता पार्टी के लोग करते हैं। ये चेहरा बदलकर जो राजनीति आज चेहरा बदलकर जो राजनीति करती है ये भारतीय जनता पार्टी का मॉडल है। ये भारतीय जनता पार्टी का मॉडल है। ये चेहरे बदलकर मध्य प्रदेश में आना और योजनाओं के नाम पर हर वर्ग को लूटना, ये भारतीय जनता पार्टी का कल्चर है। क्या हुआ? 16 अक्टूबर को महाकाल लोक की नींव के लिए आए थे। आज महाकाल लोक के द्वारा क्या हुआ? इस देश के सनातनी हिंदुओं के साथ जिस तरीके से अपमान किया, बाबा महाकाल लोक में जिस तरीके से गड़बड़ घोटाला हुआ, जिन्होंने बाबा महाकाल की पीठ पर छुरा भोंका, आज वे इस विकास की बातें कर रहे हैं। 16 सितंबर को कानपुर आए थे, चीतों के नाम पर एक बड़ी नाटक नौटंकी करी थी। आज चीते लगातार मर रहे हैं। ये 50% की कमीशनखोरी वाली सरकार है। इनसे मूल मुद्दों पर बात करो तो इसी तरह भागते हैं कि कौवा कान ले गया कि तर्ज पर ये लोग इधर उधर की बातें करके पूरे देश में ठगने का काम किया है। चर्चा नहीं करते हैं। अरे मुद्दों पर बात करना सीखिए। अगर कुछ किया हो तो अपने विजन को बताइए। लंबे समय से उधर की बगले झांक कर बहुत लंबे समय से जनजातीय समाज को ठगने का काम किया। 50% की कमीशन खोरी वाली सरकार जान चुकी है। जो समस्या वो इनकी देन है। दावे होने का कर लीजिए। आदिवासी जो चर्चे जो लोग कमीशन की तो बात ही मत कीजिए रवि जी, कमीशन की तो बात ही मत कीजिए। राजीव गांधी खुद स्वीकार कर चुके हैं। राजीव गांधी याद है ना सर? जी, वो स्वीकार कर चुके हैं कि आपके सरकार में कितनी कमीशनखोरी होती थी। तो कमीशनखोरी की बात ही मत कीजिए। ठीक है, डॉक्टर राहुल रंजन, हम आपके पास आना चाहते हैं। दोनों प्रवक्ता अपने अपने दावे ठोक रहे हैं। ये कह रहे हैं कि हमने आदिवासियों के लिए किया, लेकिन आदिवासी आज भी पीछे हैं। दोनों की सरकारों में तुलनात्मक रूप से हम आपसे जानना चाहेंगे कि आदिवासियों का हितैषी कौन रहा है? देखिए, इसमें आप कोई भी चीज बैलेंस नहीं कर सकते कि भारतीय जनता पार्टी या कांग्रेस, लेकिन आपको इस चीज पे विचार करना होगा कि आदिवासियों का नेतृत्व सत्ता से बहुत दूर हो गया। सत्ता पे जो उनका काबिज होते थे, सत्ता पे जो उनका नेतृत्व मिलता था, जो उनको महत्व मिलता था, वो धीरे 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 फिसल गया। आप देखिए कि आदिवासी अंचलों से कि ऐसा कोई भी लीडर नहीं है, ऐसा कोई भी नेता नहीं है जिसको हम प्रदेश स्तर पे स्वीकार कर सकें। जी। तो स्थितियां अनुकूल नहीं है। भारतीय जनता पार्टी को ऐसा लग रहा है कि जमीन खिसक गई हमारी, और कांग्रेस को ऐसा लग रहा है कि ये हमारा बना बनाए वोट बैंक है। लेकिन पिछली बार कांग्रेस इन्हीं के दम पे सरकार बना चुकी थी, लेकिन स्थितियां अब वैसी नहीं बची हैं। अब दोनों, भारतीय जनता पार्टी को और कांग्रेस को, दोनों को समझना पड़ेगा कि आदिवासियों को बरगलाना या झूठे वादे करना अब संभव नहीं है। अब दूसरी चीज हम आपको बताएं कि यदि मोदी जी और शाह साहब यदि मध्य प्रदेश के दौरे पे आदिवासियों पर फोकस करके आ रहे हैं, तो सिर्फ वही सीटें हैं जिससे सरकार बनाई जा सकती है। जी। ये काम मैं ये कह रहा हूं सॉरी जी। पहली चीज तो ये है कि यदि मोदी जी को और शाह को यदि आना था तो आदिवासियों की समझ के लिए, आदिवासियों की सुविधाओं के लिए, आदिवासियों की सुविधाओं को मुहैया कराने के लिए, उनकी चिंता करने के लिए बहुत पहले आ जाना चाहिए था मध्य प्रदेश। बिल्कुल। तो मध्य प्रदेश यदि बहुत पहले आ गए होते, और अभी याद आया रानी दुर्गावती, अभी याद आ रही, कमला
पति अभी याद आ रहे हैं, टंटिया जी अभी याद आ रहे हैं। तो आप इन चीजों को आदिवासी वर्ग समझता है। अच्छा, एक चीज और महत्वपूर्ण है, मध्य प्रदेश में आदिवासी कल्चर के नाम पे सरकार भी करोड़ों रुपए कमाती है। आदिवासी लोक कला परिषद बहुत बड़ा संग्रहालय एशिया का बना हुआ है। आप इसमें आप दिखा क्या रहे हैं? यहाँ जो संग्रहालय बना हुआ है और मध्य प्रदेश में अलग अलग बने हुए हैं, बहुत जगह बहुत डिस्ट्रिक्ट में आपको मिलेंगे, लेकिन आदिवासी कल्चर को लेकर ही है। और यही विदेशी पर्यटक भी इसी को देखने के लिए आते हैं। लेकिन स्थिति यह है कि आप उनकी संस्कृति की आप उनका प्रदर्शन करते हैं, उनकी प्रदर्शनी लगाते हैं, उनको दिखाते हैं, उनसे आपको पैसा मिलता है, लेकिन मूलतः से उनको एक्चुअल आदिवासियों को उनको आप प्रोत्साहन नहीं देते, उनको संरक्षण आप नहीं देते जी। तो स्थिति जिस तरह से होना चाहिए, कहने का तात्पर्य यह है कि जिस तरह से आदिवासियों का ख्याल रखना चाहिए था, जिस तरह से सरकारों को ध्यान देना चाहिए था, वो उस तरह से ध्यान न देकर सिर्फ इसे वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल किए हैं। और इसलिए आज जब चुनाव आते हैं तो उसके हित के लिए दोनों अपने अपने दावे ठोकते हैं, लेकिन जो आदिवासियों की स्थिति है आज भी बहुत बेहतर नहीं है मध्य प्रदेश में। जी बहुत बहुत धन्यवाद सभी मेहमानों का, आप आए और अपने अपने विचार साझा किए। तो कुल मिलाकर के यह देखा जा रहा है कि राजनीति है और राजनीति के बीच सबसे बड़ी बात है कि जीत किसकी होगी। जीत उसकी होगी जो आदिवासियों को अपनी तरफ कर पाएगा। और इसके लिए ये तमाम दावे और ड्रामे किए जा रहे हैं कि हम आदिवासियों के ज्यादा हितैषी हैं, लेकिन ये तो चुनाव में आदिवासी ही बताएंगे कि उनका हितैषी सबसे ज्यादा कौन है। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।